नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मिडिवल हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सूर डायनेस्टी के बारे में। शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 में उत्तर भारत में स्थापित करी गई थी। इसके पहले बिहार और बंगाल में कैसे शेरशाह सूरी ने अपना राज स्थापित किया था यह हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 18 को जरूर देखिए। तो हमने देखा था कि कैसे हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी एक लंबा स्ट्रगल चलता है और इसमें शेरशाह सूरी विंस दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां जीतकर ये उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। शेरशाह सूरी ने कुछ ही साल के अंदर बहुत सारी लड़ाई जीतकर काफी टेरिटरी एक्वायर कर ली, स्पेशली मालवा, राजस्थान, यहां पर पंजाब, सिंध और नॉर्थ इंडिया में एक ताकतवर एम्पायर खड़ा किया। हालांकि शेरशाह सूरी का कार्यकाल केवल 5 साल का है। केवल 5 साल के लिए वो भारत का बादशाह बनकर रहता है और उसके बाद डायनेस्टी अपने आप में 1555 में समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन 15 सालों में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए जो अगले 300 साल तक जारी रहेंगे। इसीलिए शेरशाह सूरी को इतिहास में इतना इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाया जाता है, जबकि मेरे ख्याल से वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रेन है किसी भी ऐसे राजा का या एम्परर का जिसको किताब में या इतिहास के पन्नों में जगह मिली है। तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन वो ये होगा कि कैसे जोधपुर के राव मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का स्ट्रगल चला था। तो जोधपुर वर्सेस दिल्ली ये वाला स्ट्रगल भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे बढ़े उससे पहले बता देता हूं कि आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गो टू टेलीग्राम ऐप एंड सर्च फॉर डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर। यू कैन फाइंड माई चैनल। वहां पर सारे पिछले लेक्चर्स के, मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। यहां पर पढ़ने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस सब्सक्रिप्शन पर एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर, इसका फायदा उठाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। यहां पर आप कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं यहां पर आया हूं और वो आपको सारी जानकारियां डिटेल में दे देंगे। कोई भी कोर्स की कोई भी जानकारी चाहिए वो इस फोन नंबर पर आपको मिल जाएगी। मेक श्योर दैट यू कॉल देम एंड टेल देम कि आप महिपाल सर का लेक्चर देखकर यहां पर आ रहे हैं। तो आते हैं हम शेरशाह सूरी के समयकाल पर। तो इस पीरियड को सूर इंटररेनम कहा जाता है क्योंकि 1526 से 1540 तक मुगल डायनेस्टी है। उसके बाद 15 साल का ये इंटररेनम है, यानी कि मुगल डायनेस्टी के बीच का काल है, क्योंकि 1555 में फिर से मुगल डायनेस्टी आ जाएगी। तो इस टाइम पीरियड को इंटररेनम या सूर इंटररेनम कई बार इतिहास में कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी कौन थे, कहां से आए, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ही वॉज एन अफगान। ये एक अफगान जागीरदार के बेटे थे। इनके पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे और यहां पर आकर ये सल्तनत टाइम पीरियड में जागीरदार या जमींदार बन जाते हैं। लेटर ऑन इनके परिवार को भेजा जाता है बिहार वाले एरिया में और वहां पर इनकी फैमिली एस्टैब्लिश हो गई थी। सो ही वॉज अ नॉर्मल जमींदार फैमिली सन। लेकिन ये अपनी लड़ाई करने की स्किल्स के कारण धीरे धीरे फेमस हो जाते हैं बिहार वाले क्षेत्र में और पावर अक्वायर करना शुरू करते हैं। पावर अक्वायर करना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि लोधीज कमजोर हो रहे हैं, बाबर ने उनको हरा दिया है। और ये जो 1520s का समय है, उस समय शेरशाह सूरी वॉज ऑलरेडी अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। वो अपना पावर धीरे धीरे बिहार के क्षेत्र में कंसोलिडेट कर रहे हैं और आगे चलकर बंगाल को भी हराएंगे। वो कहानी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली है कि बंगाल के सुल्तान को जाकर उन्होंने हराया और उसके बाद वहां से हुमायूं से उनकी तकरार शुरू होती है। तो ये सब कुछ 1520s और 1530s में होता है। सो बाय 1538 ही हैड कॉन्कर्ड द टेरिटरी ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल और बिहार में, इन दोनों ही क्षेत्रों में यहां पर उनका अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुमायूं और मुगल एम्पायर इन्हें कभी यहां पर टिकने नहीं देते। तो लड़ाई होना लाजमी था। 2 लड़ाइयां होती है जिनके बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते लेकिन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसलिए बता देते हैं। तो इनका ओरिजिनल नाम था फरीद, लेकिन टाइटल दिया गया इन्हें शेर खान, क्योंकि कहते हैं इन्होंने अपने लड़कपन के दिनों में 15-16 की उम्र में एक शेर को मार दिया था अपने हाथों से। वी डोंट नो हाउ ट्रू दैट स्टोरी इज, बट हाँ यही है कहानी कि शेर खान इसीलिए टाइटल नाम दे दिया जाता है। और आगे चलकर जब ये राजा बन जाएंगे तो देखो शेर खान नहीं, शेरशाह सूरी अपने आप को कहेंगे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द सूरी क्लैन ऑफ अफगान्स। तो सूर अफगान जो होते हैं वहां से ये बिलोंग करते थे। याद रखना, बिहार और बंगाल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अफगान्स हैं और ये अफगान्स लोधीज भी हैं, सूर भी हैं और भी कई सारी ट्राइब्स हैं। तो जब ये इकट्ठा होकर लड़ते हैं तो बहुत अच्छा है इनके लिए, लेकिन आगे चलकर आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम भी होगी कि आपस में इन फाइटिंग के कारण शेरशाह सूरी की डायनेस्टी समाप्त हो जाएगी। सो बाय 1531 ही वाज काइंड ऑफ अ रूलर ऑफ बिहार। ऑलमोस्ट बिहार का सारा हिस्सा इनके कंट्रोल में आ जाता है और फिर अगले 10 साल हुमायूं वर्सेस शेरशाह का ये स्ट्रगल चलता है और इस लड़ाई में अल्टीमेटली शेरशाह की जीत होती है। 1540 में जब इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया उत्तर भारत में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पिछले 200 सालों में सबसे ताकतवर एम्पायर था। उसके बाद कोई सुल्तान इतना ताकतवर नहीं हो पाया जितना शेरशाह सूरी ताकतवर था। नॉट इवन बाबर, नॉट इवन हुमायूं। लेकिन शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राजपूत्स।
तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो राजपूत हैं वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज थे और शेरशाह सूरी का ज्यादातर समय इन्हीं से लड़ने में बीत जाता है। तो कहने के लिए 1540 में उत्तर भारत की सल्तनत इनके हाथ में आ गई है, ही इज द बादशाह ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट डज ही कंट्रोल एंटायर नॉर्थ इंडिया? नो। एट द मैक्सिमम एक्सटेंट 1543 में अपने चरम पर सूर एम्पायर इस पिंक कलर के एरिया में एग्जिस्ट करता था। इसमें भी राजस्थान जीतने में और मालवा जीतने में इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो पहला टारगेट इन्होंने आगरा जीतने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद मालवा की तरफ किया। मालवा में चंदेरी के जो राजा थे उनको हराया गया, मालवा को फिर से अपने कंट्रोल में लिया गया। और यहां पर भी एक डायनेस्टी थी, आपको याद है, मालवा सल्तनत के बारे में हमने पहले पढ़ा था। और उसके बाद अगला इनका एनकाउंटर होता है राजपूत्स ऑफ राजस्थान के साथ, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है जोधपुर के राव मालदेव के द्वारा। तो इनकी मेजर जो कॉन्क्वेस्ट है आप यहां देख सकते हैं, पंजाब, मालवा, सिंध एंड द बुंदेलखंड रीजन। तो ये बुंदेलखंड और इन टेरिटरीज में इनको अच्छी सफलता हासिल होती है और काफी शक्तिशाली एम्पायर 1542-43 तक खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मालदेव राठौड़ के द्वारा दिया गया। अब मालदेव के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो 1532 में मालदेव राठौड़ गद्दी पर बैठते हैं। 22 साल के एक नौजवान है, ही इज वेरी गुड एट फाइटिंग। इनफैक्ट ही वाज देयर प्रेजेंट इन द बैटल ऑफ खनवा। तो बैटल ऑफ खनवा में ये मौजूद थे। राणा सांगा के साथ लड़ाई के लिए इनको इनके पापा ने भेजा था कि जाओ मेवाड़ को सपोर्ट करो। तो मालदेव राठौड़ अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड फाइटर हैं। बाय द एज ऑफ 22 ही इज वेरी गुड एट फाइटिंग और अपने पिताजी की डेथ के बाद ये राजा बनते हैं जोधपुर के। लेकिन उस समय मारवाड़ या जोधपुर इतना ताकतवर साम्राज्य नहीं था। याद करो, मेवाड़ वॉज द सुपर पावर ऑफ राजस्थान एट दैट टाइम। राणा सांगा ने मेवाड़ को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन अब राणा सांगा की भी मृत्यु हो चुकी है और उनके बेटों के अंदर आपस में सिविल वॉर चल रहा है। याद है पिछले लेक्चर में उसको हमने बताया था, बनबीर वाला पूरा हिस्सा, उदय सिंह द्वितीय, बनबीर, ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है वहां पर। और इस बीच में मालदेव को एक अच्छा मौका मिल जाता है कि जब मेवाड़ कमजोर है तो पूरे राजस्थान में अपनी सत्ता जमाने का। तो मालदेव जो कि एक छोटे से एरिया को रूल करते थे, उस समय उनका एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, ही स्टार्टेड अटैकिंग ऑल द किंग्स, लेफ्ट राइट सेंटर, जितने राजा हैं आस पड़ोस के सब पर मालदेव ने हमला किया। उत्तर में बीकानेर के राजा को हराया, इधर जैसलमेर के भाटीस को हराया, यहां दक्षिण में बाड़मेर और जालोर पर हमला किया गया, इधर यहां मेवाड़ के ऊपर भी उन्होंने हमला करके मेवाड़ के भी कई टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर अगला टारगेट था यहां पर ईस्टर्न राजस्थान। तो ईस्टर्न राजस्थान में भी अजमेर एंड नागौर, ये वाले एरियाज हैं, इन सब पे टारगेट किया गया। तो कुल मिलाकर एक एक्सपांशनरी राजा है मालदेव राठौड़, और जब कोई एक्सपांड करता है तो पड़ोसी की टकरार तो होगी ही होगी। वैसे ये रफ एरिया आपको पता होना चाहिए, दिस इज मारवाड़ रीजन, दिस इज बीकानेर, दिस इज मेवाड़ एंड दिस इज जयपुर और ईस्टर्न राजस्थान, और ये है कोटा, बूंदी, हाड़ौती। अब एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं बना रहा हूं, अप्रोक्सीमेट रीजन ले रहा हूं, ठीक है, राजस्थान वाले कोई नाराज मत हो जाना। तो मालदेव राठौड़ ने अपने आस पड़ोस के सभी छोटे बड़े राजाओं पर हमला करके उनको या तो हराकर अपने अंडर या अपने अधीन ला दिया या फिर उनकी हत्या कर दी, जैसे बीकानेर के राजा की लड़ाई में डेथ हो जाती है। कुल मिलाकर पूरा राजस्थान इनके कंट्रोल में है और हुमायूं इनको अटैक कर ही नहीं पाया। हुमायूं शेरशाह और गुजरात में बिजी रह गया और इसका फायदा होता है मालदेव को। और मेवाड़ भी कमजोर था क्योंकि मेवाड़ में अपना सिविल वॉर चल रहा है। इनफैक्ट उस सिविल वॉर में अल्टीमेटली मालदेव सपोर्टेड उदय सिंह सेकंड, और इसी कारण उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के फादर, वो गद्दी पर बैठ पाते हैं। तो 1530 का जो ये दशक है, इस समय मालदेव लगभग पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं और उनका एरिया इनफैक्ट यहां सिंध से लेकर बीकानेर और पंजाब, हरियाणा तक के एरियाज तक जा चुका है, और यहां दक्षिण में भी नॉर्दर्न गुजरात तक उनकी टेरिटरी पहुंच चुकी है। जैसलमेर इज ऑल्सो अंडर देम। सो मोर और लेस जो आज का पूरा राजस्थान आप देखते हो वो उनके कंट्रोल में आ चुका है। ऑफ कोर्स इसके बाद लड़ाई किससे होगी? अगली लड़ाई होनी है दिल्ली या आगरा के रूलर के साथ। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी दिल्ली या आगरा को रूल करेगा, नॉर्थ इंडिया को रूल करना चाहता है, उसके लिए राजस्थान कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई तो होनी तय थी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आगरा दिल्ली कभी स्टेबल नहीं है जब तक राजस्थान पर कब्जा नहीं है। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई होना तय था। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है? तो इमीडिएट कॉज ये था कि बीकानेर के जिन राजा को लड़ाई में मालदेव ने मार दिया था, उनके बेटे जाकर शेरशाह सूरी से मदद मांगते हैं, कहते हैं कि आर्मी का सपोर्ट हमें दो ताकि हम अपना खुद का साम्राज्य, अपने पापा का साम्राज्य हासिल कर सकें। इसी तरह से एक और राजा थे, राजा ऑफ मेड़ता, वो भी जाकर सूरी राजा से सहायता मांगते हैं कि मेरा भी किंगडम मालदेव राठौड़ ने कंट्रोल कर लिया है, सो हेल्प अस आउट एज वेल। बाय द वे दीज आर ऑल राठौड्स, ठीक है, ये भी राठौड़ है, ये भी राठौड़ है, लेकिन इनका साम्राज्य मालदेव के अधीन आ चुके हैं। तो शेरशाह सूरी को बहाना भी मिल जाता है कि चलो लड़ाई पे इनकी मदद कर देते हैं। तो शेरशाह सूरी 1543 में एक बड़ी आर्मी के साथ जोधपुर की तरफ हमला करने की प्लानिंग कर देते हैं एंड भेज देते हैं। इस समय तक मालदेव के पास भी बहुत अच्छी आर्मी है एंड मालदेव की आर्मी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है क्योंकि इन्होंने आसपास के बहुत राजाओं को हराया है तो उनके सोल्जर्स भी इनको मिल रहे हैं। तो इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान जो ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, यहां से 50,000 की आर्मी खड़ी करके ये भी मैदान में पहुंच जाते हैं।
इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है 1544, 5 जनवरी 1544 को लड़ाई होती है गिरी सुमेल नाम की जगह पर। तो गिरी नाम का एक गांव है, तो बैटल ऑफ गिरी सुमेल 5 जनवरी 1544 को ये लड़ाई होती है। आज के समय इस युद्ध का लोकेशन आपको बता देता हूं। तो लोकेशन मॉडर्न डे जैतारण टाउन के पास में है। जैतारण इज ऑलमोस्ट हाफ वे बिटवीन जोधपुर एंड अजमेर। तो यहाँ दिल्ली से शेरशाह अपनी आर्मी लेकर निकलते हैं, मालदेव जोधपुर से निकलते हैं, और जोधपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का आमना सामना होता है, और यहां पर होता है बैटल ऑफ गिरी सुमेल। याद रखना ये वेस्टर्न राजस्थान है, इट इज नॉट अ वेरी फर्टाइल एरिया, तो यहां पर खाना पीना, पीने का पानी, सब कुछ सबकी कमी है। तो आर्मीज को प्रॉब्लम आती है यहां पर। अगर आप कोई भी मिलिट्री कैंपेन लेकर आते हैं तो पानी की व्यवस्था, रसद की व्यवस्था आपको पहले से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आर्मी लेकर पहुंच जाओ और सब व्यवस्था आपको मिल जाएगी। नो, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ एन एरिया। ये प्रॉब्लम सूर आर्मी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मालदेव की आर्मी को ये पता था, तो ये अपनी आर्मी लेकर बैठ गए, 2-3 महीने तक वहीं बैठे रहते हैं। अल्टीमेटली सूर आर्मी, इनको लगता है कि चली जाएगी, उसका रसद खत्म हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो इवेंचुअली इस लड़ाई में होता यह है कि एक छोटी सी ट्रेचरी या फिर एक चालाकी करी गई शेरशाह सूरी के द्वारा। तो शेरशाह सूरी ने कुछ ऐसी चिट्ठियां भिजवा दी मालदेव को कि तुम्हारे खुद के आर्मी जनरल्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्विच ओवर, कि वो मेरी साइड पर आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मालदेव को बड़ा गुस्सा आया और वो अपनी आर्मी लेकर फिर से जोधपुर की तरफ चला जाता है। तो राव मालदेव अपनी मेजॉरिटी आर्मी, ऑलमोस्ट 60% आर्मी को लेकर चला जाता है, लेकिन जिन आर्मी जनरल्स पर ये आरोप लगाए गए थे, झूठे आरोप लगाए गए थे, वो दोनों लड़ाई लड़ते हैं। उनका नाम था जैता और कुंपा। ये दोनों बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ते हुए शेरशाह सूरी के आर्मी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, एंड दे आर बोथ किल्ड इन द बैटल। इनफैक्ट जैतारण इज नेम्ड आफ्टर जैता, इन्हीं के पीछे नाम है। तो शेरशाह सूरी की आर्मी यहां पर जीत जाती है। बैटल ऑफ गिरी सुमेल इज अ विक्ट्री फॉर शेरशाह सूरी, लेकिन इनके बहुत सारे टॉप आर्मी जनरल्स और सैनिक यहां मारे जाते हैं। सो ही हैड एन आर्मी ऑफ 80,000 और इनमें से बहुत सारे लोग यहां पर मारे गए। तो सूर आर्मी ऑलमोस्ट यहां खत्म होते होते बची थी, एंड दिस इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि सामने जो आर्मी थी वो केवल 8-10 हजार की थी। तो इस युद्ध के बाद बहुत फेमस है, शेरशाह सूरी ने कहा था कि कुछ मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, क्योंकि राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में बाजरा मेन फसल होता है, तो केवल चंद मुट्ठी बाजरे, वो भी कोई बहुत उपजाऊ एरिया नहीं है, तो इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सियासत खो देता, ऐसा इसने कहा था। एनीवेज, तो कुल मिलाकर यहाँ बैटल ऑफ गिरी सुमेल में सूरी एम्पायर की जीत होती है। इससे बीकानेर और मेड़ता को काफी बेनिफिट मिलता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। गिरी सुमेल की जीत के बाद शेरशाह की आर्मी आगे जाकर जोधपुर को कैप्चर कर लेती है, और इस तरह से राव मालदेव को जोधपुर छोड़कर अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। सो ही गोज टू द फोर्ट ऑफ सिवाना। स्टेट पीसीएस में ये सब पूछा जाता है, यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा। आप यूपीएससी लेवल पर बस इतना याद रखिए कि गिरी सुमेल की जीत के बाद शेरशाह ने मालदेव राठौड़ के इन्फ्लुएंस को बहुत कम कर दिया था, और मालदेव के हाथ से लगभग सारी टेरिटरीज चली गई थी। लेकिन किस्मत मालदेव का साथ देती है। 1545 में, एक साल बाद ही शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, और उसके एक साल के अंदर अंदर मालदेव ने लगभग अपनी सारी हारी हुई टेरिटरीज फिर से जीत ली। लेकिन 1544 में अगर हम देखें तो राजस्थान पूरा शेरशाह सूरी के कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट बिग किंग इज द राणा ऑफ मेवाड़। तो राणा ऑफ मेवाड़ उदय सिंह द्वितीय, प्रताप के फादर, ये शेरशाह के सामने समझौता कर लेते हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और इसके कारण शेरशाह सूरी को माउंट आबू, यानी कि ऑलमोस्ट जो आज राजस्थान का बॉर्डर है, यहां तक की टेरिटरीज मिल जाती है। सो जोधपुर, उदयपुर, दे ऑल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, दैट इज शेरशाह सूरी। इसीलिए इस मैप में आप देखोगे ये पिंक कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये लगभग यहां तक आपको दिखेगा। ओके, तो ये सारी टेरिटरीज आ जाती हैं, बस ये वाला जो कुछ इलाका है इस पे मालदेव का कंट्रोल था। राजस्थान को जीतकर शेरशाह सूरी ने अपना अगला टारगेट किया बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड में भी कई सारे राजा हैं जो इनके अभी तक अंडर नहीं आए थे, उनको हराने के लिए यहां पर हमला किया गया। और बुंदेलखंड में एक बहुत ही मजबूत किला है कालिंजर का। कालिंजर के किले पर घेराबंदी करी गई, और ये घेराबंदी इतने महीनों तक चली कि शेरशाह सूरी को खुद यहां जाना पड़ता है, एंड ही डाइज ओवर देयर। 1545 में शेरशाह सूरी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जिन्हें नहीं पता, बुंदेलखंड वो इलाका है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का, जो यहाँ पर आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और यहाँ पर कलिंजर, ओरछा, इस तरह के कई सारे आपको बड़े बड़े एम्पायर, झांसी, ये सब बुंदेलखंड का हिस्सा हैं। तो कलिंजर के किले में, ये कलिंजर के किले का एक व्यू है बाय द वे, तो ये बहुत ही मजबूत किला है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहां पर शेरशाह सूरी किले को घेर कर अपनी आर्मी लेकर बैठे हैं लोकल बुंदेला राजाओं के खिलाफ, और यहां पर घेराबंदी बहुत समय तक चलती है, कई महीनों तक ये घेराबंदी चली। अल्टीमेटली इस किले को उड़ाने के लिए इन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया, सूर डायनेस्टी की आर्मी ने बारूद का इस्तेमाल किया, और इसी बारूद में आग लग जाती है एक एक्सीडेंट के अंदर, जब यहां से फायरिंग होती है सामने वाली तरफ से, और इस एक्सीडेंट में, इस बारूद के फटने में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। हालांकि बाद में ये लोग लड़ाई जीत गए थे, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो बेटा है इस्लाम शाह सूरी, ही इज एन एडल्ट बाय नाउ, तो ये लड़ाई जीत जाते हैं, और उसके बाद ये जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो कलिंजर, बुंदेलखंड इज द प्लेस वेयर शेरशाह सूरी डाइज, और अच्छी खासी एज है इनकी यहाँ पर, ही इज ऑलमोस्ट 65 ईयर्स ऑफ एज।
और अपना एम्पायर स्ट्रांग करके मजबूत करके छोड़ के गए, लेकिन 5 साल का छोटा सा शासनकाल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी लड़ाइयां जीत ली और कई सारे चेंजेस भी रेवेन्यू सिस्टम में कर दिए। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, और जैसा कि ट्रेडिशन चलता आ रहा है सल्तनत काल से कि सुल्तान अपने ही जीवन काल में अपना मकबरा खुद बनवा देंगे, कोई अपने बेटे पर भरोसे नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी ये खुद अपना मकबरा बनवाना स्टार्ट कर चुके थे। और ये बहुत ही सुंदर शेरशाह सूरी का टूम्ब है सासाराम बिहार में, जहाँ पर ओरिजिनली ये आते हैं उस जगह से, उस जगह पर उन्होंने अपना मकबरा बनवाया था। इसके चारों तरफ पानी है, काफी यूनिक आर्किटेक्चर है इसका। इट इज अ फ्यूजन ऑफ द इंडियन राजपूत स्टाइल एज वेल एज द तुर्किक स्टाइल। तो यहाँ पर आपको छतरी, डोम, ये सब देखने को मिलेगा। डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में। फिलहाल के लिए आप लोकेशन को याद रखिए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा इस फोटो में आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो शेरशाह सूरी ने सल्तनत काल के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स में काफी चेंजेस किए। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो इन्होंने तैनात किए थे, उनके नाम आप देखिए। दीवानी वजारत, ही इज ऑल्सो द वजीर। तो वजीर का काम है रेवेन्यू और फाइनेंस को देखना। ये काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री है। ही इज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लिखना मत कहीं पर एग्जाम में, पर प्राइम मिनिस्टर की तरह ये व्यक्ति काम कर रहा है। तो सुल्तान या बादशाह के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होगा? दीवाने वजारत या फिर वजीर। फिर है दीवानी अरीज, ही इज इन चार्ज ऑफ द आर्मी। दीवानी रसालत इज द फॉरेन मिनिस्टर। दीवानी इंशा इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद नए सिक्के लॉन्च किए जाते हैं जिनको कहा जाएगा दाम। तो ये चांदी के सिक्के अगले 300 साल तक चलते हैं। दे कैरी ऑन फॉर ऑलमोस्ट 300 मोर ईयर्स। और ब्रिटिशर्स ने आकर फाइनली इन सिक्कों को बंद किया था। ये सिक्के इतने पॉपुलर थे कि मुगल डायनेस्टी भी इसको आगे कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, कई बार मैं टर्म सुल्तान यूज कर रहा हूं, कई बार बादशाह यूज कर रहा हूं, क्योंकि शेरशाह सूरी के लिए दोनों नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कई जगह ये अपने आप को बादशाह कह रहे हैं, कई जगह सुल्तान कह रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। मुगल डायनेस्टी आएगी तब वो टर्म चेंज होकर फिर से बादशाह हो जाएगा। क्यों होगा आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। पहले सल्तनत टाइम पीरियड में सुल्तान टाइटल होता था, लेकिन अब आगे बादशाह होगा। चलिए, तो शेरशाह सूरी के टाइम में पूरे एम्पायर को 47 सरकार्स में डिवाइड किया गया। सरकार को आप कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर एक इलाका है और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और हर सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक चीफ शिकदर नाम का ऑफिसर है और चीफ मुंसिफ, ये जज का काम करेंगे। हर सरकार में एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर और जज का काम करने के लिए तो एक है कलेक्टर साहब और एक है जज साहब, जो दोनों हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। फिर सरकार को डिवाइड किया जा रहा है परगना में, ठीक है। तो परगना कह सकते हैं आपकी एक तहसील के बराबर एरिया हो गया। और हर परगना के अंदर एक शिकदर, एक अमीन, एक फोतेदार और एक कारकून है। तो इनका सबका काम क्या है? मिलिट्री ऑफिसर, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ट्रेजरर और अकाउंटेंट। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे सवाल आते हैं कि इस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम किसके अधीन था, दीवानी वजारत क्या करता है, दीवानी रिसालत क्या करता है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इन्हें गलत मत करिएगा। लैंड रेवेन्यू में शेरशाह सूरी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। सबसे पहला काम, पूरे देश का सर्वे करवाया। जितनी भी इनकी टेरिटरी थी उसका लैंड सर्वे किया जाता है कि किसके पास कितनी क्या जमीन है, कौन ओनर है, कौन खेती कर रहा है। और फिर पट्टा दिया गया है। पट्टा क्या है? द एरिया सोन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड एंड रेवेन्यू शेयर वाज ड्यूली रिटन ऑन पेपर एंड गिवन टू फार्मर्स। तो एक कागज पर यह लिखा गया कि इस जमीन पर की क्वालिटी क्या है, इस जमीन पर क्या होता है, अनाज किस तरह का अनाज होता है, कौन खेती कर रहा है और कितना यहां पर आपको टैक्स राजा को या सुल्तान को देना है। ये सब लिखकर एक पट्टे पर या फिर एक पेज पर, कागज पर दिया जाता है किसान को। और ये टर्म पट्टा आज भी हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। अगर कोई नॉर्थ इंडिया से देख रहा है तो आपको ये टर्म जाना पहचाना होगा। इस प्लॉट का पट्टा बनवाना है, उस प्लॉट का पट्टा यहां है। तो ये पट्टा शब्द तब से चलन में है। ओके। सेकेंड डॉक्यूमेंट वॉज कबूलियत। तो कबूलियत फार्मर और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हाँ, हम इतना टैक्स देने को तैयार हैं। तो पट्टा पर सरकार ये कह रही है कि इतना टैक्स आपको देना है। अगर किसान मना कर रहा है कि मुझे टैक्स नहीं देना, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा वहां से। लेकिन जो एग्री कर रहा है उसको फिर साइन करने होंगे कि मैं कबूल करता हूं कि ये इतना टैक्स मैं देने को तैयार हूं, एंड दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट। तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। पहले ये इस तरह का कबूलियत डॉक्यूमेंट कोई साइन नहीं करवाता था। शेरशाह सूरी ने ये काम शुरू करवाया। तो कुल मिलाकर लैंड रेवेन्यू में बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाए जाते हैं और यही रिफॉर्म्स आगे अकबर के टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू होंगे। जितनी भी खेती लायक जमीन थी उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, गुड, मिडिल एंड बैड। और अगर जमीन बहुत अच्छी है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा होगा, अगर जमीन इतनी अच्छी नहीं है तो उस पर टैक्स रेट उसके अकॉर्डिंग लगेगी। सेम टैक्स रेट नहीं है। तो जैसे आज भी हमारे देश में यही होता है कि इनकम टैक्स उसे ज्यादा देना होता है जो ज्यादा पैसे कमाता है। जो अगर 10 लाख से ज्यादा पैसे कमाएगा तो 30% टैक्स रेट में आएंगे आप, उसके नीचे 20, फिर 10%, इस तरह के टैक्स स्लैब होते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम खेती करने वालों के लिए भी लागू किया गया। अगर आपकी जमीन बहुत अच्छी है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देंगे, आपका शेयर थोड़ा सा ज्यादा होगा। जनरली टैक्स शेयर 1/3 के आसपास था।
तो 1/3 यानी कि 30%, 33% के आसपास ये शेयर होता था। या तो आप कैश यानी कि पैसे के रूप में दे सकते हैं, या फिर अनाज भी आर्मी को दे सकते हैं या राजा को दे सकते हैं। अगर स्टेट को लगता है कि नहीं हमें अनाज की जरूरत है तो वो क्रॉप के रूप में ले लेंगे, अगर पैसा चाहिए तो कैश के रूप में ले लेंगे। उसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करवाए, एक नया शहर बनाया जाता है जिसका नाम है शेरगढ़। अब ये नया शहर वैसे नहीं है क्योंकि हुमायूं ने भी यही वाला एरिया डेवलप किया था। उसको हुमायूं ने कहा था दीनपना, और शेरशाह अगर जो हुमायूं के कंस्ट्रक्शन थे उनको तोड़ देते हैं, तुरंत फुरंत में सब तोड़ा जाता है और फिर बोलते हैं चलो यहीं पर हम एक नया शहर बसाएंगे। तो आज जो दिल्ली का पुराना किला है, जिसको हम पुराना किला कहते हैं दिल्ली में, वो पुराना किला मेनली हुमायूं और शेरशाह के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसमें भी मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन जो आज आप देखते हैं वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाए गए थे। तो ये वो शेरगढ़ का किला है। उसके पहले दिल्ली में ऑलरेडी किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, सीरी, ये सारे शहर बन चुके हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेनी सिटीज ऑफ दिल्ली। अब इसके बाद शाहजहांबाद बनेगा, फिर अंग्रेज आएंगे, वो नई दिल्ली बनाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली में बहुत सारे नए शहर बने हैं। एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी डेवलपमेंट जो शेरशाह सूरी के समय काल में होता है, हालांकि उसमें उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ये था कि मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत फेमस राइटर हैं, वो पद्मावत नाम की एक बहुत बड़ी कविता रचते हैं। 1540 में ये कविता उन्होंने लिखी थी। हालांकि ये शेरशाह सूरी के दरबार में नहीं रहते थे, ठीक है। ये जौनपुर सल्तनत था ना, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स का, ये जौनपुर वाले एरिया में मेनली रहा करते थे और वहां पर इन्होंने ये कविता अपनी क्रिएट करी थी, पद्मावत महाकाव्य लिखा, एंड 1540 में इसको लिखकर कंप्लीट किया गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जब ये किताब लिखी थी उस समय ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ हमले को 250 साल के करीब हो चुके थे। तो ये कविता इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, इट इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि हमला कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कहानी नहीं है। उसमें कहानी कुछ अलग ही चल रही है। कोई पैरट है, एक तोता है, वो कहानी सुना रहा है। सिंहल द्वीप, श्रीलंका को इन्वॉल्व कर लिया है, जबकि कोई लेना देना नहीं था श्रीलंका का यहाँ पर चित्तौड़ और दिल्ली की फाइट में। तो एनीवेज, ये पद्मावत की जो स्टोरी है पूरी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर अटैक की जो कहानी है, ये इस कविता के लिखने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डेवलपमेंट्स ऑफ मॉडर्न डे लिटरेचर, ठीक है। तो मॉडर्न लिटरेचर की जो शुरुआत है उसमें पद्मावत की काफी इंपॉर्टेंस है। फिर हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए और डेवलपमेंट्स की। तो इन्होंने रोड्स को बहुत ज्यादा सुधारा था। देखिए, सड़क एग्जिस्ट करती थी, देयर वाज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे, काइंड ऑफ अ हाईवे, जो यहाँ पर पेशावर के पास में एक अटोक नाम का किला है। तो अटोक शहर को यहाँ सोनार गांव, विच इज रफली ढाका बांग्लादेश में जो आ जाता है, इसको कनेक्ट करता है। तो ये भारत का आज भी एक मेन मेजॉरिटी ट्रेड एक्सेस है। इस पूरे क्षेत्र में व्यापार होता है। तो ये एक बहुत बड़ी रोड है जो सारे बड़े शहरों को जोड़ती है। लाहौर, फिर उसके बाद यहाँ पंजाब, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, यहाँ से होते हुए, पटना से होते हुए ये जाती है बंगाल होते हुए सोनार गांव, आज का जो बांग्लादेश है वहां पर। तो ये बहुत पुराना रोड है और इस रोड पर लेकिन डेवलपमेंट की बहुत कमी थी। तो इस एरिया को, इस रोड को डेवलप करवाया शेरशाह सूरी ने। जगह जगह सराय बनवाए गए जिसमें आम आदमी ठहर सकता है, आम व्यापारी ठहर सकता है। हर कोस पर एक कोस मीनार लगवाया गया जिससे आपको पता चले कि कोई शहर कितना दूर है। तो ये कोस मीनार आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाएंगे तो कुछ कुछ कोस मीनार आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर तो सब तोड़ दिए गए हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो कुछ कोस मीनार आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे कई शहरों में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रैंड ट्रंक शेरशाह ने नाम नहीं दिया था, अंग्रेजों ने नाम दिया था। ग्रैंड ट्रंक का मतलब एक बहुत बड़ी मेजर रोड है, तो अंग्रेज इसे ग्रैंड ट्रंक कहते हैं, जबकि ये पहले से रोड एग्जिस्ट करती थी लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। ओके, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि आज के समय कौन सा नेशनल हाईवे है जो मोस्टली इस पूरे रास्ते को कवर करता है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का नंबर बता दो, पुराना और नया दोनों नंबर मुझे चाहिए। कुल मिलाकर शेरशाह ने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए रोड्स को सेफ बनाया और फैसिलिटीज को इंप्रूव किया। शेरशाह सूरी की 1545 में डेथ हो जाती है। 5 साल का छोटा सा कार्यकाल है दिल्ली में रूल करते हुए। और इसके बाद इनका बेटा, जो कि अपने आप में एक एडल्ट था, वो गद्दी पर बैठता है। उसका नाम है इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह वॉज अ वेरी गुड रूलर, काफ़ी केपेबल और अच्छे रूलर थे। पिताजी ने बढ़िया ट्रेन किया था इनको, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनके भाई बंधु सारे बगावत पर उतर आए थे। तो वही प्रॉब्लम जो हुमायूं के साथ भी हुई थी, इनके साथ भी होती है। इनके बहुत सारे भाई थे, कजिन्स थे, जो सोचते थे कि ये लायक नहीं है, मैं लायक हूं गद्दी पर बैठने के। तो बहुत सारी बगावतें होती है। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली फाइटिंग रेबेलियंस बाय हिज ब्रदर्स एंड विद अदर ट्राइबल चीफ्स अमंग दी अफगान्स। तो इनके कई सारे भाई बंधु दूसरे अफगान चीफ्स बिहार, उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ कई बार बगावत करते हैं। और ये अपने 8-9 साल ज़्यादातर इन बगावतों को दबाने में इनका समय चला जाता है, ठीक है। और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। एक सिविल वॉर होता है इनकी डेथ के बाद इनके सक्सेसर्स के बीच में। और इस सिविल वॉर में फाइनली एक 12 साल का बच्चा गद्दी पर बिठाया जाता है। ये फिरोज शाह नाम का बच्चा गद्दी पर जब बैठता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है आदिल शाह के द्वारा। आदिल शाह गद्दी पर बैठता है तो वो बिल्कुल ही यूजलेस रूलर है, ही इज नॉट केपेबल टू रूल, लेकिन किसी तरह से गद्दी पर आ गया है। और आदिल शाह अपने सारे काम, मेजॉरिटी काम आउटसोर्स कर देते हैं हेमू नाम के एक व्यक्ति को।
तो हेमू एक साधारण व्यापारी थे, ये महाशय एक व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई। ये दिल्ली में आते हैं, व्यापारियों का जो गिल्ड होता है उसके हेड बन जाते हैं, वहां से ये दिल्ली शहर के कोतवाल बन जाते हैं, उसके बाद ये मिनिस्टर बन जाते हैं और इस तरह से फाइनली वजीर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो आदिल शाह के समय आते आते हेमू काफी ताकतवर व्यक्ति हैं। ही इज अ हिंदू एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ये कहीं के लोकल राजा वाजा नहीं है, ये एक बहुत साधारण व्यापारी के रूप में अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन अब ये वजीर बन चुके हैं। सो नाउ ही हैज एम्बिशंस टू रूल, इनको खुद को राजा बनना है। तो सूरी डायनेस्टी के इस सिविल वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हेमू को। आदिल शाह रूल करने के मूड में नहीं थे, ये अपना सारा काम हेमू को दे देते हैं और हेमू जो कि एक मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं आते थे, फिर भी ये लगातार लड़ाइयां जीतते हैं और काफी सक्सेसफुल रहते हैं। तो 1553 से लेकर 1556 के बीच का जो ये टाइम पीरियड है, ये 3 साल, इस टाइम पीरियड में लगातार नॉर्थ इंडिया में लड़ाई चल रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पावर में है, कभी कोई लड़ाई में जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है। और इन लड़ाइयों में सबसे ज्यादा जीत जिसकी होती है वो है हेमू की। सो फ्रॉम अ मर्चेंट, एक व्यापारी से ये एक आर्मी जनरल बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर ये लड़ाई लड़ते लड़ते सूर डायनेस्टी को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में जब ये सब केओस चल रहा है, हुमायूं को खबर मिलती है। हुमायूं बैठा बैठा ईरान और अफगानिस्तान से सब कुछ देख रहा है। हुमायूं को न्यूज मिलती है तो ये तुरंत अपनी आर्मी लेकर लौट आते हैं और जुलाई 1555 में हुमायूं आकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इस शासनकाल को मैं कहूंगा हुमायूं 2.0। ये बहुत ही कम समय के लिए था। जुलाई 1555 में ये पंजाब एरिया में एंटर करते हैं और दिल्ली पर आ जाते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। और हुमायूं की डेथ हो गई थी 1556 के जनवरी महीने में। तो हुमायूं केवल 6 महीने के लिए दिल्ली को रूल कर पाते हैं। इनफैक्ट इनका कंट्रोल बहुत ही नाजुक है, अभी एक लड़ाई हुई नहीं और हुमायूं को फिर से भारत से खदेड़ा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हुमायूं अपने 13 साल के बेटे अकबर को छोड़कर गए थे। तो उसकी कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 1-2 बैटल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो जब ये दिल्ली लौट कर आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है पंजाब वाले क्षेत्र में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। तो ये बैटल ऑफ सरहिंद होती है सूर डायनेस्टी की आर्मी और हुमायूं के बीच में। 1555 जुलाई में ये लड़ाई होती है और इस बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं की बड़े आराम से जीत हो जाती है। रिमेंबर, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय द रूलर ऑफ ईरान, वहां से उनको आर्मी का सपोर्ट मिला हुआ है और उनकी मदद से ये बैटल ऑफ सरहिंद को जीतकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो दिल्ली में तो हुमायूं बैठ गए, लेकिन हेमू इज स्टिल एक्टिव। हेमू अभी सूर डायनेस्टी की कई सारे सोल्जर्स के साथ में बंगाल और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वो वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही हुमायूं की डेथ होगी तो हेमू भागकर बंगाल से दिल्ली आएगा और अपने आप को हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में घोषित कर देगा, भारत का बादशाह या भारत का महाराजा। बट दैट वाज जस्ट अ टाइटल। एक्चुअली में पूरे इंडिया पर हेमू का रूल नहीं था, ओनली ही रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। ओके, हुमायूं की डेथ के बाद एक किताब लिखी गई हुमायूं की लाइफ पर, जो उनकी बहन ने लिखी थी। हुमायूं नामा इसका नाम है। गुलबदन बेगम वॉज अ सिस्टर ऑफ हुमायूं, उन्होंने ये किताब लिखी। और इसी किताब के कुछ एक लाइन है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। तो हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? एक लाइब्रेरी है शेर मंडल, तो इसमें कहते हैं कि हुमायूं ऊपर चढ़ के किताब पढ़ रहे थे एंड ही वॉज सपोजिटली इंटॉक्सिकेटेड, ही वॉज हाई ऑन सम स्टफ वॉट एवर इट वॉज। तो उसके बाद जब वो नीचे उतर रहा है रात को, तो वो आसमान में तारे वारे देखते देखते उतर रहा था, तो उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ही फेल डाउन द स्टेयर्स, तो बेचारा गिर गया वो, ही टम्बल डाउन द स्टेयर्स। और आपने देखा कि जीवन भी कैसा चला, कभी गुजरात, कभी मालवा, कभी बंगाल, हर जगह लड़ाई चल रही है। ईरान भाग रहे हैं, सिंध जा रहा है, अफगानिस्तान में भाइयों से लड़ रहे हैं। तो बेचारा जीवन में ये धक्के ही खाता रहा है आदमी और अल्टीमेटली गिर के ये डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हुमायूं का मकबरा है, हुमायूंस टूम, जो आज दीन पना वाले एरिया में ही बनाया गया। बाद में हुमायूं के बेटे अकबर या फिर आप कह सकते हो वाइफ, दोनों को श्रेय दिया जाता है। इन दोनों ने बनवाया इसको। ये आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स, लड़ाइयाँ बताई हैं, बैटल ऑफ गिरी सुमेल, बैटल ऑफ सरहिंद, ये सब याद रहेंगी। शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है और ये सारी जानकारी आप PDF के रूप में, शॉर्ट नोट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अभी 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, 12 + 6 मंथ्स एडिशनल मिल जाएगा, और वो भी कॉम्बो, यानी कि ऑप्शनल और GS दोनों की तैयारी हो जाएगी इस प्राइस में। ठीक है, कोड आपको यूज करना है महिपाल,
इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस फोन नंबर पे कॉल कीजिए, बोलिए मैं महिपाल सर का स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू नो अबाउट द कोर्स, आपको वो सारी जानकारी दे देंगे। सभी कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल होते हैं और हमारे हर हफ्ते नए बैचेस चालू होते हैं। तो 24 नवंबर से 2 नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 24 नवंबर से। एक्सपेडिशन बैच विच इज इन इंग्लिश, ये भी स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से। लास्ट माइल प्रोग्राम हमारा होता है इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपीट इज अ न्यू feature on an academy app. Do try it out. Thank you very much. Have a great day.